डिबेट का वक्त हुआ है। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह और आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का। अब कैबिनेट की बारी, मिशन 24 की तैयारी। जी हां, भजनलाल शर्मा 15 दिसंबर को सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं और शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हैं। शपथ से पहले भजनलाल शर्मा एक्टिव मूड में नजर आए। भावी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संघ कार्यालय में पदाधिकारियों से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने संघ पदाधिकारियों से संभावित मंत्रिमंडल समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। कैबिनेट के चेहरों को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बीजेपी इनमें सभी समीकरणों को साधने की प्रयास करेगी ताकि 24 के लोकसभा चुनाव में मिशन 25 को प्राप्त किया जा सके। तो कौन से हैं वो समीकरण, कौन से वो चेहरे हो सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में भजन राज, कैबिनेट का इंतजार। किसे मिलेगा स्थान, सभी समीकरण साधने पर ध्यान। सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस, बीजेपी चौकस। कैबिनेट की बारी, मिशन 24 की तैयारी। तो एक बात तो यह कि कैबिनेट गठन क्या 15 दिसंबर को होगा, समीकरण क्या होंगे, चुनौतियां तो हम जानते ही हैं और 24 को लेकर यह महत्वपूर्ण गठन होगा। चेहरे कौन कौन से हो सकते हैं, सवाल बहुत सारे हैं। चर्चा में शामिल करते हैं। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामकुमार वर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, स्वागत आपका। अनुश्री शर्मा जी प्रवक्ता कांग्रेस की, स्वागत अनुश्री जी आपका। मिथिलेश जैमिनी जी वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत। राजीव जैन जी राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। खबर यह है रामकुमार वर्मा जी की 15 तारीख को शपथ ग्रहण सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही होंगे, मंत्रिमंडल बाद में होगा। बोले रामकुमार वर्मा जी, सवाल आपसे है सर। हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। आपको आवाज आ रही है कि नहीं? जी सर, अब आ रही है, बोलिए प्लीज। हाँ, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपको भी और हमको भी जो अभी तक का है यही है कि माननीय मुख्यमंत्री जो नवनिर्वाचित अभी हुए हैं वो जी और हमारे डिप्टी सीएम तीनों शपथ ग्रहण करेंगे जी, और बहुत ही जोश और खरोश के साथ में इसका ये कार्यक्रम होगा। क्यों कि एक कार्यकर्ता की जिस तरह का पार्टी की पहचान है बीजेपी की, कि हम समझते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हमारी बैकबोन होती है और कार्यकर्ता जो धरातल से जुड़ा हुआ चलता है तो उसको एक सामान्य कार्यकर्ताओं को अपने संगठन आपको नहीं लगता रामकुमार वर्मा जी ये जोश खरोश और उत्साह, उमंग, तरंग और बढ़ जाता अगर कैबिनेट भी एक साथ आ जाती? तो नहीं, वो होगा तो उसमें भी अभी देखा जाएगा, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि तीनों की शपथ होगी। मंत्रिमंडल के अंदर अगर कुछ होगा तो वो पार्टी का संगठन जो तय करेगा उस हिसाब से होगा। अच्छा, मंत्रिमंडल पार्टी का संगठन, हम तो अभी तक यही जानते हैं समझते हैं। वैसे आपकी पार्टी का मामला है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है कि किसको शामिल करना है किसको नहीं। चर्चा हालांकि जरूर करते होंगे। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जी भी ये भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत व्यवहारिक वो है जी, प्रक्रिया कहें, प्रणाली कहें, नीति कहें, रीति कहें, वो समय के अनुसार से सारे समीकरण को देखते हुए विचार विमर्श करने के बाद में मंत्रिमंडल के जो लोग आते हैं और वो बहुत ही थोड़ा समझाएंगे हमको जरा, दर्शक भी समझना चाह रहे हैं। रामकुमार जी, क्या विचार विमर्श होगा, किन बिंदुओं पर विचार विमर्श होगा कि कौन होना चाहिए मिनिस्टर, किसको कौन सा मंत्रालय, कौन सा पोर्टफोलियो? थोड़ा मतलब जब चर्चाएं होती हैं तो मतलब क्या चर्चाएं होती हैं, कैसे अंदाजा लगाया जाता है, कैसे फैसला लिया जाता है, तय किया जाता है कि भाई किसकी जिम्मेदारी किस मंत्रालय? हमारे जो भी मंत्रिमंडल और जो भी मंत्रालय के अंदर मंत्री बनेंगे, हमारा बिल्कुल साफ सुथरा सा है। विकास हमारा केंद्र बिंदु है जी। जो भी राजस्थान प्रदेश के हालात जितने खराब हो चुके हैं विकास की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, उसको प्राथमिकता लेंगे
और जिस तरह का आकंठ भ्रष्टाचार 5 वर्ष तक चल रहा है और युवाओं के साथ में जो इनजस्टिस हुआ है और जिस तरह लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति खराब हुई है, इन इश्यूज पर जो बुनियादी सुविधाओं को ध्यान रखेंगे, लेकिन जो ये महत्वपूर्ण जिस तरह का ये अराजकता का माहौल हुआ उसको खत्म करने के लिए भी पूरे अनुश्री शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जब कांग्रेस की तरफ से विचार विमर्श होता है तो मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रियों को लेकर किन समीकरणों का ध्यान दिया जाता है? क्या किस क्षेत्र से आता है, क्या उम्र है, कितनी बार जीत के आया है, युवा है कि नहीं है, किस जाति से आता है? क्योंकि अभी ये तो तय कर दिया यहां पर एक तरह से वर्मा जी ने बता दिया कि अभी तक के हिसाब से सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ही शपथ 15 तारीख को लेंगे, मतलब अभी मंत्रियों के तौर पर शपथ नहीं होगी। लेकिन कैसे शपथ होगी, क्या समीकरण और क्या फॉर्मूला होता है, थोड़ा बताइए अनुश्री जी आप भी। देखिए, कोई भी मंत्रिमंडल, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को और स्पीकर जी हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहूंगी। और रही बात मंत्रिमंडल के विस्तार की, तो इसमें कई समीकरण देखने पड़ते हैं। हालांकि ये दोनों पार्टियों का या जो भी संगठन होता है उनका एक पर्सनल मैटर रहता है कि वो किस तरीके से अपनी विचारधारा के अनुसार या किसी और गठजोड़ के अनुसार उसका विस्तार करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर पार्टी का एक खुद का पर्सनल मैटर है। बाकी मेरा इतना सा ही कहना है कि जल्दी से जल्दी ये विस्तार करें ताकि जनता की जो जिम्मेदारी है या फिर जो विकास है उसको आगे ले जा सके। जल्दी किस लिए मैडम? मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री तो आ रहे हैं 15 तारीख को, फिर किस बात की जल्दी आप कह रही हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि जैसा कि अभी आपने इनसे भी प्रश्न उठाया था कि 15 को भी आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बस इतना सा ही मैं कहना चाहूंगी कि जैसे भी ये विस्तार करेंगे, बिल्कुल निश्चित तौर पे ये इनका संगठन का आंतरिक मामला है कि ये कैसे विस्तार करते हैं या कब करते हैं, लेकिन जैसा भी करेंगे तो ये इनका आपसी मैटर है। सिर्फ मिथिलेश जैमिनी जी, आपने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुना, बिना सवाल किए हुए मैं चाहूंगा आप जवाब दे दीजिए। देखिए, जो सबसे अहम बात है कि सोशल इंजीनियरिंग, जिस सोशल इंजीनियरिंग को इन्होंने छत्तीसगढ़ में दिखाया और मध्य प्रदेश में दिखाया, अब राजस्थान में थोड़ा टफ होता जा रहा है। क्योंकि भजनलाल शर्मा की शपथ ग्रहण के बाद में 2-3 जातियों ने सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराया है। उनमें जाट, मीणा और गुर्जर। अब उनको कैसे बैलेंस करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और 16 तारीख को मलमास लग जाएगा, तो क्या नया कैबिनेट मलमास में आएगा? 200 विधायकों में 15% मंत्री बन सकते हैं, तो कैसे एडजस्ट करेंगे? क्या फ्रेश फेस को मौका देंगे या यूथ और एक्सपीरियंस दोनों? क्योंकि कांग्रेस भी मजबूत स्थिति में है, 69 एमएलए उनके जीते हैं, तो आपको फ्लोर पे भी देखना पड़ेगा कि हाउस में। और सबसे अहम चुनौती है कि जो सोशल इंजीनियरिंग पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, उनसे भी मैं कहना चाहूंगा कि कहीं इस जो जातिगत वैमनस्यता को छोड़ें और प्यार मोहब्बत की बात करें। भाजपा में सब्र से सबको मिलता है। मिथिलेश जी, ये सोशल इंजीनियरिंग तो फैक्टर ठीक है, बहुत जरूरी है किसी भी दल के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी मुख्यमंत्री की टीम के लिए, लेकिन ये फैक्टर कितना जरूरी होना चाहिए या होता है कि जिसको जिम्मेदारी दी जा रही है वो कितना डिलीवरी करने के लायक है, कितना उसको तजुर्बा है, किस तरह से वो काम कर सकता है, ये फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट रहता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, रहता है, लेकिन कितना होता है? देखिए, होता यह है कि आप अगर डिलीवर नहीं करेंगे तो जो राजस्थान में परंपरा है वो हो जाएगी। अब राजस्थान देश में 30 राज्य हैं, 30 राज्यों में अगर एक ब्राह्मण सीएम बन भी गया है तो जिस तरीके की भड़ास निकल रही है वो रुकनी चाहिए, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी नहीं है। और जिस तरीके से लिख रहे हैं कि भाई कैलाश चौधरी को तैयार कर दिया और फिर रोक दिया, तो किरोड़ीलाल मीणा के समर्थक भी लिख रहे हैं, तो ये एक नया, एक जो मंत्रिमंडल के गठन से पहले ये भजनलाल जी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि आप सबको कैसे समन्वय करते हैं। क्योंकि 17 राजपूत जीते हैं, 12 ब्राह्मण जीते हैं, 12 जाट जीते हैं, 23 एससी से जीते हैं और गुर्जर 5 जीते हैं, धाकड़ समाज से भी 3 जीते हैं, वैश्य 8 जीते हैं, तो आपको ये सब सिंधी 2 जीते हैं। तो ये जो जातिगत समीकरण बन गए राजस्थान की, राजीव जैन जी, लेकिन 2 जीते हैं उन्होंने। हाँ, राजीव जैन जी बताइए कि जैसा मिथिलेश जैमिनी जी ने कहा, कितनी बड़ी चुनौती रहेगी मीणाओं को साधना, गुर्जरों को भी खुश करना और जाट समुदाय को भी ये संतोष दिलाना कि उनकी भी बराबर की सहभागिता इस सरकार में होने जा रही है। चुनाव आने वाले हैं, तो उससे पहले इन तीनों प्रमुख जातियों को, जाट, मीणा, गुर्जर, इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो मिलना तय है।
इसमें कोई दो राय नहीं। अब उसमें कोई नए चेहरे, उन वर्गों में से नए चेहरे लाए जाते हैं या जो अनुभवी हैं, तो मेरे हिसाब से नए और अनुभवी दोनों का एक कॉम्बिनेशन पार्टी बनाएगी। तो जाट समुदाय को लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेखावाटी और बहुत बड़े बेल्ट में उनका व्यापक असर है, तो जाटों को तो संतुष्ट किया ही जाएगा, साथ में गुर्जर समुदाय को भी। गुर्जर समाज ने इस बार भाजपा को खुलकर साथ दिया, उसी का नतीजा है। जी बनी बोलिए, आप बोलिए। तो मेरा ये कहना है कि जाट, गुर्जर, मीणा, इन तीनों समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व पार्टी देगी। अब ये किस आधार पे देगी, ये पार्टी का एक सिस्टम है। अभी तो भजनलाल जी जैसे मुख्यमंत्री और जो मनोनीत जो डिप्टी सीएम है, उनकी शपथ 15 को होगी। उसके बाद पार्टी के पास और जो मुख्यमंत्री जी है उनके पास पर्याप्त समय है, वो व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करेंगे, संगठन के लोगों से भी जातीय समीकरण बैठाएंगे, क्योंकि जो पूरा फोकस रहेगा भाजपा का वो अगले लोकसभा चुनाव में किसी भी तरीके से पुरानी स्थिति जो 25 की 25 सीटें जीतना उनको रहेगा। तो इस लिहाज से जो भी समीकरण मंत्रिमंडल का बनेगा वो करेंगे। अभी इसमें शेड्यूल कास्ट को और प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या राजस्थान में दलित मतदाताओं की मैं मानता हूँ। वैसे तो क्लेम हर जाति के जाट मतदाता अपनी करते हैं 15% की। अच्छा, एक चीज और राजीव जी मैं जानना चाह रहा था आपसे, 2013 का जो बीजेपी की सरकार का मंत्रिमंडल था, जो चेहरे थे जो इस बार भी जीत कर आए हैं और जो मंत्री बने थे, क्या आपको लगता है कि उस तजुर्बे को यहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है या फिर एकदम सब कुछ नया नया होगा? नहीं, उसमें से कुछ लोगों को शामिल किया जाएगा, लेकिन पूरे जो कैबिनेट का जो रुख थोड़ा नाम लेकर बताइए, थोड़ा राजीव जी नाम लेकर बताइए थोड़ा सा। कि अब पिछली बार जो मंत्री थे उसमें अभी भी जो जीते हैं, पुष्पेंद्र सिंह राणा बचे, अनीता बघेल है, कालीचरण सर्राफ है, ये पार्टी के दिग्गज चेहरे हैं। इनमें से कुछ शामिल किए जाएंगे और कुछ नए लोगों को लाना भी जरूरी है, क्योंकि जो जनता ने एक मैंडेट दिया है वो नएपन के लिए दिया है, और पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व ने उसी आधार पर मुख्यमंत्री का चयन किया, और डिप्टी सीएम का भी जो चयन किया गया है वो उसी आधार पे किया गया है, और अनुभवी के तौर पे विधानसभा अध्यक्ष की जो मनोनीत किया गया है तो वो है। तो इसमें पूरा सामंजस्य बैठाना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा 60% चेहरे नए चेहरों को ही तो मिथिलेश जी ये बताइए कि 60% चेहरे अगर हैं तो अंडर 60 के ही होंगे जैसे सीएम और डिप्टी सीएम हैं? उम्मीद यही है, क्योंकि अगर नया फ्रेश जो आपने एक दो युगों का अवसान हुआ है राजस्थान में, एक गहलोत युग का और एक वसुंधरा राजे युग का, तो एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, वो है भजनलाल शर्मा के युग का। तो उसमें अगर आप फ्रेश फेस लाते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो तुलसीदास जी कह के गए हैं कि नहीं कहू अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। तो प्रभुता पाकर, आप पद पाकर मद नहीं आए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हम हर बार जो राजस्थान में, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भी सपना है कि 10-15 साल के लिए सरकार बने, राजस्थान में उड़ीसा मॉडल आए, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि हर बार सरकार बदल जाती है 5 साल में, वो 25 साल से जो गेम चल रहा है उसको रोकने के लिए जनरेशन चेंज की गई है, ये नई जनरेशन को इसीलिए मौका दिया गया है। अब इसमें किरोड़ीलाल मीणा का क्या रहता है, क्योंकि जो भी सांसद जीते हैं, जिनमें राज्यवर्धन सिंह राठौड़ है, दिया कुमारी जी बन गई है, उनका क्या होता है, क्योंकि वो बड़े पद को छोड़ के आए सांसद को। नहीं, मैं वही पूछना चाह रहा था आपसे, अगर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की बात करें, बाल मुकुंदाचार्य जिस तरह से वो पूरी तरह से एक्टिव नजर आए, चूंकि जयपुर जिले की अगर बात करें, सर जयपुर जिले की बात करें, तो वहां पर तीनों के तीनों जयपुर से ही आते हैं जो सीएम और डिप्टी सीएम बने। तो फिर अब ये जो बड़े और नाम और चेहरे हैं, आपको लगता है कि अगर क्षेत्रीय समीकरणों को साधना है तो फिर इनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा? तो हो सकता है कि कहीं दूसरे क्षेत्र से फिर आप नाइंसाफी कर दें। देखिए, मिशन जो 25 है उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको शेखावाटी को साधना पड़ेगा। मिशन 25 को पूरा करने के लिए 25 सीटें जीतने के लिए शेखावाटी में आपकी स्थिति कमजोर रही है। आप उससे आगे चल जाइए, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहां कमजोर रहे हैं। मारवाड़ में भी जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं रहा, नागौर में और जैसलमेर, बाड़मेर में। तो आपको कहीं न कहीं जो नहीं, जैसलमेर की 2 सीटें, बाड़मेर में 2 सीटें गंवाई हैं, पिछली बार से बहुत बेहतर किया है जी। नहीं, पिछली बार से बेहतर किया, लेकिन मिशन 25 में क्योंकि 69 सीटें आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और जिस तरीके का सोशल मीडिया पर कास्ट का वार चल रहा है, उसमें जाटों को बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि अब प्रदेशाध्यक्ष भी शायद चेंज होगा, क्योंकि आप मुख्यमंत्री ब्राह्मण है तो प्रदेशाध्यक्ष ब्राह्मण नहीं रह सकता, अभी तो सभी ब्राह्मण है।
राज्यपाल भी ब्राह्मण है, डीजी भी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी भी ब्राह्मण है। तो कहीं न कहीं अब ये आपको सोशल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए शायद मंत्रिमंडल के गठन में देरी हो रही है। ठीक है। और सबसे अहम है कि युवा और बुजुर्ग दोनों का एक संतुलन बना के और राजस्थान को बेहतर राजस्थान रामकुमार वर्मा जी, चूंकि अगर हम पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहां पर मीणाओं के और गुर्जरों के अच्छी खासे वोट बीजेपी को मिले हैं, और पिछली बार जो बहुत ही खराब स्थिति बीजेपी की थी, लेकिन इस बार बेहतर स्थिति यहां पर देखने को मिली है। तो फिर अब इन समीकरणों को कैसे साधने की कोशिश करेंगे, इसमें अगर हम जाट भी जोड़ देते हैं तो क्या ये एक चुनौती होगा और नाराजगी बीजेपी मोल नहीं लेना चाहेगी, इन तीनों ही समुदाय के लोगों को, विधायकों को मंत्री बनाएगी? मैं रविंद्र जी आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह का भी संगठन का हो, मंत्रिमंडल का हो, मुख्यमंत्री का हो, जो चयन प्रक्रिया है उसके अंदर पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है, जैसे डिप्टी सीएम का हो, और कहीं पर भी कोई विवाद भी नहीं होता। आपने देखा ये सोशल मीडिया की बातें अभी आदरणीय हमारे विश्लेषक जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया पर तो मुख्यमंत्री के बारे में भी बहुत सारे चेहरे को और बड़ा सारा चल रहा था। हाँ। लेकिन आपने देखा भजन लाल जी का नाम आने के बाद में पूरे के पूरे एक मत से, सर्वसम्मत से सब कुछ, कोई रिएक्शन नहीं। हाँ। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और मंत्रिमंडल में जो लोग आएंगे वो निश्चित है सामान्य भी के जो नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जो आएंगे, जिनके नामों की चर्चा हो रही है और हम लिस्ट में लगातार नाम भी दिखा रहे हैं कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं, तो फिर उनके नाम नहीं होंगे, वो मंत्री नहीं बनेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये नहीं कह रहा मैं कि नाम होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन बिल्कुल जो हमारी विचारधारा है, जो हमारा मिशन है, जिस तरह का विकास का एजेंडा है, साफ सुथरे लोग होंगे और सामान्य मानवीय के इश्यूज के लिए वो काम करेंगे। ये हमारे कार्यकर्ता के अंदर पहले ही संस्कार डले हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि डिलीवरी में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, गवर्नेंस हम अच्छी देंगे, और ये कम से कम मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मंत्रिमंडल में जो भी आएंगे, हाँ। नए चेहरे, पुराने चेहरे या युवा, महिला, वो बहुत ही साफ सुथरे और इस तरह के आएंगे जो हमारे संकल्प पत्र के अनुसार भी और जनता की अपेक्षा, मतलब कांग्रेस की सरकार से अलग कैसे मंत्रिमंडल अलग होगी, क्या मतलब अगर एक लाइन में आप कहें तो उसमें? भाई ठीक है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम हो गए दो, लेकिन मंत्रिमंडल कैसे अलग होगी? युवा होगी, तजुर्बेकार होगी, सभी क्षेत्रों से, समुदायों से होगी, एक लाइन में। कांग्रेस के अंदर जिस तरह के लोगों के मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार और पैसे का मोह होता है, हाँ। ऐसा हमारे मंत्रिमंडल के अंदर प्रदेश का विकास और उसकी समृद्धि पहले होगी, जन सामान्य के इश्यूज को प्राथमिकता दी जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। अनुश्री जी से जान लेता हूं। अनुश्री जी, देखिए ये बताया वर्मा जी ने कि कांग्रेस से इतर किस तरह की भावी यहां मंत्रिमंडल रहने वाली है, आपकी कोई टिप्पणी, इससे प्रतिक्रिया कोई? देखिए, विपक्ष का काम तो हमेशा आरोप लगाने का रहा है, लेकिन आज की चर्चा का विषय जो है वो मंत्रिमंडल का विस्तार ले ले या कौन होने वाले हैं उसको ले ले। हाँ। तो पहली चीज मैं बता दूं कि ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसमें इनका खुद का निर्णय रहेगा कि अब जैसे कि ये मंत्रिमंडल में अनुभवियों की राय लेते हैं, युवाओं को लाते हैं, या इनका आपसी नहीं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस की मंत्रिमंडल में भ्रष्टाचार जिस तरह से किया गया मंत्रियों की तरफ से, ये रामकुमार वर्मा जी का कहना है, इस तरह से भ्रष्टाचार वाले नहीं होंगे, जनता के हित के लिए काम करने वाले लोग होंगे। लेकिन इस तरीके के आरोप निराधार है और बिल्कुल पूरी तरीके से, क्योंकि हमने, हमारी सरकार थी जब हमने हमारी योजनाओं पे भी काम किया है, हाँ। और विकास के कार्यों को लेके भी काम किए हैं, और मेरी तो अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे भी जो मंत्रिमंडल आएगा, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी हमने हमारी योजनाएं चलाई थी, उनको बंद नहीं करें और निश्चित तौर पर राजस्थान के रामकुमार वर्मा जी, योजनाएं क्या बंद नहीं करेंगे? एक तो ये, और दूसरा ये कि जो भ्रष्टाचार है क्या उसकी जांच होगी? योजनाएं बंद होंगी कि नहीं होगी? जो हाँ, देखो बहन के, अभी मैंने कांग्रेस की जो हमारी बहन जो प्रवक्ता के रूप में बोल रही है, उनको तो बोलते हुए भी सोचना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि जिस तरह का भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह का कुशासन हुआ, ये मालूम है कि दुष्कर्म के मामले कितने 2 लाख से अधिक रजिस्टर्ड हुए, 35,000 से दुष्कर्म। अच्छा रामकुमार जी, राजस्थान सरकार के कौन कौन से भ्रष्टाचार की जांच करेंगे, आप ये बता दीजिए। देखिए, हमारे ये पूरा स्पष्ट है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने भाषणों से आपने सुना है, भ्रष्टाचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसको खत्म करने का। कौन कौन से विभाग के, कौन कौन से मंत्रालय के भ्रष्टाचार की जांच होगी राज्य सरकार की तरफ से? चाहे वो पेपर लीक के मामले हो, चाहे वो अपने
DOIT के अंदर जिस तरह का 2 करोड़ 31 लाख रुपए और सोने की ईंटें निकली हो, गणपति प्लाजा के अंदर जो पैसा मिला हो, बाबूलाल कटारा के हुआ हो, और भी जितने जो लाखों रुपए लेकर के और जिस तरह से पेपरों को लीक किया गया, इन सब मामलों में जांच भी होगी और जांच के साथ उनको बख्शा भी नहीं जाएगा। एक सेकंड, अनुश्री जी क्या कांग्रेस तैयार है इन जांचों का सामना करने के लिए? क्योंकि अगर कुछ किया नहीं तो पूरी तरह तैयार होना चाहिए, और ये तो नहीं कहेंगे कि बदले की कार्रवाई से आगामी सरकार जांच करेगी। नहीं, बिल्कुल देखिए, पहले भी नहीं डरे थे और आज भी हम यही कह रहे हैं कि निश्चित तौर पे जांच की जानी चाहिए ना। अगर कुछ गलत होगा तो सामने आएगा, क्योंकि हमको पता है हमने कुछ गलत नहीं किया। जहां तक ये पेपर लीक की बात करते हैं तो मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा को लेकर पेपर लीक ज्यादा हुए थे और इन्हीं के विधायक के घर से वो पेपर्स मिले थे। उस पे ये क्या कहेंगे? आज दुष्कर्म की बात लेते हैं तो मामले तो अगर कोई घटनाएं होती है तो जल जीवन मिशन में कहां से आए? उसकी प्राथमिकी तो रजिस्टर्ड होगी। तो आप ये सच्चाई को क्यों, इसको तो स्वीकार करो कि गलती हुई इसी कारण से जनता। मैम, राजस्थान सरकार मध्य प्रदेश के पेपर लीक की जांच करने तो जाएगी नहीं, वो तो जहीं राजस्थान के पेपर लीक की जांच करेगी। मिथिलेश जी आप कुछ कह रहे थे सर? निश्चित तौर पे जांच की जानी कह रहा था चाहिए, सर, एक राजस्थान की जो फाइनेंस स्थितियां हैं, राजस्थान की जो आर्थिक स्थिति है वो आईसीयू में है। 5,59,000 करोड़ का कर्जा है। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्टर किसे बनाया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत डाउन है, तो गृह मंत्री किसको बनाया जाता है? और आचार संहिता मार्च के अंतिम वीक में लग जाएगी, तो इस नई सरकार को कुछ कर गुजरने के लिए बहुत कम समय है। भजन लाल जी को प्रमाणित होने के लिए 30 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की। और राम कुमार वर्मा जी, मैं यहां पर एक गुजारिश कह लीजिए या एक जानकारी कहना कह लीजिए या एक अपेक्षा कह लीजिए, मैं रखना चाहूंगा आपसे। आप अपने लेवल पर भी इसको चेक करवाइएगा, क्योंकि आज जो गोगामेडी हत्याकांड में जुड़े हुए एक और व्यक्ति की मौत हो गई, तो उसके बाद फिर राजेंद्र राठौड़ जी वहां पर गए, उनकी मांगों को लेकर कहा कि सरकार गठन के बाद इस पर विचार किया जाएगा। मेरी आपसे गुजारिश यह है कि रोडवेज कर्मचारियों को सर 2 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, पेंशन नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं न्यूज़ 18 के जरिए सर इस बात को आगे रखिएगा, और उन लोगों को जिन्हें 2 महीने से नहीं मिले, सर इस बात को छोड़ दीजिए कि कांग्रेस की क्या इसमें मिसमैनेजमेंट रहा, फाइनेंस का या क्या रहा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि मिलना चाहिए। कमेंट जल्दी से छोटा सा ले लेता हूं आपसे। वर्मा जी करेंगे इस बात को, रखेंगे आगे? रविंद्र जी, रोडवेज के कर्मचारी हो चाहे दूसरे कर्मचारी हो जिनका वेतन नहीं मिल रहा, और जो RGSS के अंदर जो ट्रीटमेंट बंद हो गया, क्योंकि अभी हमारे विश्लेषण सर कब तक, मैं कह रहा हूं सर, मतलब ये 15 तारीख के बाद हो जाएगा या पहले भी करवा देंगे सर? नहीं, ये नहीं कर, लेकिन उसकी निश्चित है कि राहत मिलेगी। कांग्रेस तरह लाला लूली नहीं करेंगे हम। हम जो कहते हैं वो करते हैं, सबको राहत मिलेगी, उसके अंदर कोई चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। एक जल्दी से कमेंट में लेना चाहूंगा ये राजीव जैन साहब से, बता दिए सर। राजीव जैन जी, हम जब लगातार पूछते थे कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनने जा रहा है, 2-3 नाम, जरा ये बता दीजिए कौन आपको कंफर्म लग रहे हैं 2-3 वो नाम जो मंत्री बन सकते हैं सर? देखिए, वो जिस तरीके से मुख्यमंत्री का नाम आया कि एकदम बिल्कुल नया फ्रेश चेहरा, पहली बार विधायक बने हुए, तो निश्चित तौर पे ये माना जा सकता है कि जो भी मंत्रिमंडल में शामिल होंगे उनमें मेरे हिसाब से जो 60, मैं पहले भी कह चुका, 60% नए चेहरे होंगे। नए चेहरों में अब आप अंदाजा लगा लीजिए, जो सांसद रह चुके, पहली बार विधायक बने, बाबा बालकनाथ भी हो सकते हैं, आपके जो दूसरे और लोग भी हैं जो मतलब। मिथिलेश जी, कोटा सिस्टम तो नहीं चलेगा ना? मतलब इस बार कोटा सिस्टम तो नहीं चलेगा ना? देखिए, कोटा सिस्टम नहीं चलेगा, लेकिन हाड़ौती, मारवाड़, मेवाड़ सबको बैलेंस किया जाएगा और एक फॉर्मूला बनाया जाएगा, क्योंकि 115 में से 115 तो बनेंगे नहीं, 29 बनेंगे मैक्सिमम, वो भी 2 भागों में बनेंगे, तो कमी मंत्री बनेंगे, तो आपको कुछ न कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे कि जो फर्स्ट बार जीते उनको बाहर करेंगे, कुछ न कुछ, जैसे पेपर सेट करते हुए एग्जाम। अनुश्री जी, आज सीपी जोशी जी पूछ रहे हैं कि भाई कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष का ऐलान कब होगा, इंतजार है? जी देखिए, इस पे निर्णय चल रहा है और जैसा भी आलाकमान का निर्णय रहेगा वही सर्वोपरि रहेगा। ठीक है वर्मा सर, मैं एक लास्ट में आपसे चाहूंगा, 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है रोडवेज कर्मचारियों को, सर न्यूज़ 18 डिमांड कर रहा है आपसे, गुजारिश कर रहा है 15 तारीख को न्यूज। जी सर प्लीज बोलिए सर, आज हम मान के चलें कि 15 तारीख को बिल्कुल इस पे पॉजिटिव विचार रहेगा। सरकार जो ही अपना शपथ ग्रहण के बाद में उस स्थिति को देखते हुए इनको राहत भी मिलेगी जी। और जो भी इश्यू है, आज RGSS के जो पेमेंट नहीं हो रहे, ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि बिना पैसे काम किया था। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद चारों ही मेहमानों का आज की प्राइम डिबेट की चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उम्मीद सभी को है कि राजस्थान के लोगों के लिए आगे आने वाली भावी सरकार, उसके मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बेहतरीन तरीके से काम करेंगे और जो वायदे किए हैं, जो संकल्प लिया